अरे इस घर में किसी को बच्चा हुआ तो है नहीं जो पता चले कि बच्चे घर में होते हैं तो घर और कमरे को कैसे रखना होता है। सुबह के 10 बज गए लेकिन किसी ने मेरे कमरे को साफ भी नहीं किया। तब का खाना आया हुआ है, अभी तक टेबल पे रखा है। क्या करूं मैं? सोनम, ओ सोनम, कहाँ मर गई? तभी संगीता की देवरानी सोनम आती है। क्या हो गया भाभी, सुबह का नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? मुन्ना तो ठीक है ना? मुन्ना तो मेरा ठीक ही रहेगा, बुरा हो उसके दुश्मनों का। एक बात बता, अभी तक मेरे कमरे में झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगा? तुम लोग खुद तो गंदगी में रहते हो, मेरे बच्चे को भी गंदगी में मारोगे क्या? कैसी बात कर रहे भाभी, मरे आपके दुश्मन, में अभी घर साफ कर देती हूँ। घर साफ नहीं करना है, मेरा कमरा साफ करना है। और जूस अभी तक नहीं आया। तभी वहां सास आती है हाथ में जूस लेकर। ये जूस भी ले संगीता, तो अच्छा खाएगी पिएगी तो बच्चे के पेट में भी अच्छा जाएगा। जब तक ये दूध पी रहा है ना तब तक तुझे जो खाना है बस हम लोगों से मांग लिया कर, ये अच्छे से बड़ा होगा। क्या खाक बड़ा होगा अच्छे से? खाने पीने से ही सब कुछ नहीं होता, कमरा भी साफ रहना चाहिए। आप लोगों ने तो घर को स्टेशन बना रखा है। यार ये पर्दे ना कल ही धुलवा दो। सोना, ये पर्दे चढ़कर उतार दो आज। जी भाभी, मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। सोनम सास के साथ बाहर आती है। तभी वहां ननद भी खड़ी मिलती है। हो क्या क्या है तुम दोनों को? इनके पहले तो जैसे कभी किसी ने बच्चा ही नहीं पैदा किया। भाई बहुत से लोग बच्चा पैदा करते हैं, कई तो बच्चा पैदा होने के दूसरे दिन ही खड़ी हो जाती हैं और पूरा काम संभाल लेती हैं। ये संगीता भाभी ने बच्चा पैदा करके तुम दोनों को नौकरानी बना दिया है। सोनम, जिसे काफी टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था। आपने ही समझ दी दीदी, बच्चा होने के बाद ना शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, औरत को बहुत केयर की जरूरत होती है। जिससे बच्चा नहीं हो पा रहा है आप उनसे पूछिए, एक बच्चे के लिए मैं कितना तरस रही हूँ। भगवान दीदी की सेवा करके खुश हो जाए और मुझे भी। अरे क्यों परेशान हो रही है? अभी तेरी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, हो जाएगा बच्चा। और मैं अकेले थोड़ी ना उसकी सेवा करती हूँ, सोनम भी मेरे साथ लगी है। तो भी सुन, जाकर बाजार से मौसमी भी ले आना, तेरी भाभी को जूस की आदत है ना। फिर अगली सुबह, सोनम तूने संगीता का कमरा साफ कर दिया? जी माँ जी, आज तो मैंने एक तरफ नाश्ता चढ़ाया और दूसरी तरफ झाड़ू। भाभी को आज शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा माँ जी। हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती कि हमारे बाबू को कोई भी परेशानी हो। संगीता, जिसे बच्चा हुआ था, बच्चे की आड़ में पूरे घर वाले कोहलों का बेल बनाकर रखती थी उनको, और बाकी घर के सभी उस बच्चे के लाड़ प्यार में संगीता की हर मनमानी बातों को पूरा करते हैं। अरे कहाँ है मेरा लाडला? आज सुबह से आवाज नहीं आई उसकी। अरे कमरे में है अपनी माँ के पास। पता तो है, सुबह से पहले उसको खाना, नाश्ता, नहाना, धुलाना सबका काम होता है। अरे तो बाहर ला कर दे दे मुझे, अब तक तो नहा धो लिया होगा। तभी संगीता आती है। कहाँ से नहा लिया होगा? कितने दिनों से बोल रही हूँ कि एक बाबू को नहलाने वाली ला दो। क्या संगीता बहू, वो मालिश वाली को क्यों नहीं कहती, वही नहला दिया करे। मैंने कहा ना, मैं ऐसे किसी से अपना बच्चा नहाने को नहीं दे सकती हूँ। या तो आप पापा जी या फिर सोनम नहला दे। भाभी मुझे तो बच्चे को नहलाना नहीं आता, उसको पकड़ते ही ना ऐसा लगता है हाथ से फिसल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कल से ना किसी को देख लूंगी कि बाबू को नहलाने के लिए। अच्छा मुझे दे दो, मैं नहला दूंगा। मेरे कलेजे में थोड़ी ठंड नहीं पड़ती जब तक मैं उसे सीने से ना लगा लूं। जाकर ले आओ, उसे देख लूं तो मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हो। हाँ, लेकिन अभी वो सो रहा है। तभी अंदर से बाबू की रोने की आवाज आती है। अरे वो तो उठ गया, मैं अभी लाकर देती हूँ भाऊजी। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी इसको बाहर नहीं लाना है। मैं जा रही हूँ ना कमरे में। फिलहाल मेरे लिए गर्म खाना लगा कर ले आओ, और दाल थोड़ी अच्छी बनाना, देसी घी ज्यादा डालना। बहुत देर तक इंतजार के बाद भी संगीता ससुर को बच्चा नहीं देती। शाम को ससुर बेचारा शांत हो जाता है। घर में बहुत साल बाद बच्चा आया था, तो इस बच्चे पर तो घर के हर सदस्य का दिल टिका होता है। रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं, हो सकता है सो रहा हो या भूखा हो। आप जाइए ऑफिस, शाम को खिला लीजिएगा। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं। फिर एक दिन, सुनिए सासू माँ, वो क्या है ना, कमरा मुझे छोटा पड़ रहा है, आप कुछ भी करके कमरा को थोड़ा बड़ा करवाइए। कैसी बात करिए बेटा, तुझे तो घर का सबसे बड़ा कमरा दिया है। हाँ तो आपको पता है ना, बाबू घुटने से चलता है, अब उसको कम से कम एक बड़ी जगह तो चाहिए था घूमने के लिए। हाँ तो उसे बाहर छोड़ दिया करना, पूरे घर में घूमेगा। ऐसे कैसे? पूरे घर की फर्श में आपको पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े चलते हैं। मैं अपने कमरे में कालीन बिछा रही हूँ,
पापा जी से कहिएगा 20,000 रुपए दे दे, कल कालीन वाला आ रहा है, बाबू को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सास कुछ नहीं बोलती, वहां से चली जाती है। संगीता अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मेरा कमरा देखा, इन लोगों का उल्लू हम ऐसे ही बनाते हैं। अरे माँ, बच्चे के नाम पर इन लोगों को पागल बनाना बहुत आसान है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी होटल में रह रही हूँ। समय पर खाना पीना, रूम सर्विस और जो पसंद आए वो चिल्ला के डांट कर मना लो। बहुत मजा है माँ बच्चा होने के बाद। ये तो अच्छा है कि तेरी देवरानी को बच्चा नहीं होता। सास ससुर तो तेरे बाबू के पीछे पागल है, कहीं उसे कभी बच्चा हो गया तो? अरे रहने दो ना माँ, उसे बच्चा होने वाला होता तो अब तक हो चुका होता। और वैसे भी मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस बच्चे के नाम पर इन लोगों से पैसे हड़पने हैं। लेकिन कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ संगीता, मैं तुझे इसीलिए फोन करने वाली थी। तू एक काम कर, बच्चे के नाम पर इन लोगों से जितने पैसे सोना चांदी हड़प सकती है हड़प ले। हाँ माँ, पर कैसे बोलो कि लाओ सोने के गहने दे दो। अरे तुम क्यों मांगेंगी, वो लोग दे देंगे, वो भी खुशी खुशी। तो बस एक काम कर, बाबू के 6 महीने के होने पर एक पूजा रख और उस पूजा में दादी चाची और दूसरे रिश्तेदारों को सोने के गहने बच्चे के नाम पर देने पड़ते हैं, ये बोल। मैं भी दिखावे के लिए कोई छोटा सा गहना दे दूंगी, बाद में तू सब मुझे वापस कर देना। बिल्कुल माँ, अब तुझसे थोड़ी ना लूट लूंगी। बाबू के नाम पर कोई छोटी मोटी पूजा करवा देती हूँ और इन लोगों से खूब सारा पैसा ऐंठ लूंगी। आज तो बहुत कमजोरी लग रही है, मन कर रहा है बादाम वाला दूध बना कर देते कोई। गरम गरम दूध पीकर मजा ही आ जाएगा। खुद के लिए मांगूंगी तो अच्छा लगेगा क्या। सोनम, अरे ओ सोनम, कहाँ मर गई। तभी देवरानी आती है। रसोई में थी दीदी, बताइए क्या हो गया। वो क्या है ना, बाबू को थोड़ी कमजोरी लग रही है तो उसको बादाम उबाल कर दूध दे देती। अरे दीदी, बाबू तो अभी बहुत छोटा है, बच्चे को बादाम गरम नहीं करेगा क्या पेट में। ज्यादा डॉक्टर मत बन, तुमको क्या पता बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं। कोई बच्चा तो है नहीं तुमको, और जितना बोलो ना उतना ही क्या कर, एक बड़ा ग्लास भर के दे दे। सोनम बेचारी दूध में बादाम उबाल कर देती है और संगीता खूब मजे से ड्राई फ्रूट्स, दूध और फल फूल के मजे लेती है। संगीता का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर एक दिन, सोनिया जी, माना सोनम को बच्चा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से संगीता उससे घर का काम करवाती है, वो घर की बहू कम और नौकरानी ज्यादा लगने लगी है। सही बोल रही हो, बच्चे के लालच ने हम लोगों को भी अंधा कर दिया है। बड़ी बहू से बोलो अब थोड़ा कमरे से बाहर निकले और छोटी बहू को भी आराम दे। जी, मैं आज ही बात करती हूँ। अगले रोज सास संगीता से कहती है, देखो संगीता, अब थोड़ा सा ना घर गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए तुमको। बाबू 6 महीने का हो गया है और अब तो घर का कोई भी उसको संभाल सकता है। सारा दिन तुम कमरे में रहती हो और बैठी रहती हो, घर का पूरा काम सोनम को करना पड़ता है। सोनम के साथ घर के कामों में हाथ बटाओ, आखिर वो भी हमारी बहू है। सास की बात सुनकर संगीता को तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसका रंगीन सपना टूट गया हो। वो सास के सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन सास के जाने के बाद, सुन रहे हैं तुम्हारी माँ क्या बोलकर गई है। कह रही थी बच्चा छोड़ के घर का काम करो। सोचो मेरा बच्चा अगर पलंग से नीचे गिर गया तो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बाबू का ध्यान रखो, इतनी मुश्किल से तो हमारे घर में बच्चा आया है। माँ का क्या है, घर का काम तो कोई भी कर सकता है। और सोनम को क्या हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ, सोनम को क्या हो गया, घर का काम करना कौन सी बड़ी बात है। पता नहीं उसको कौन सी आफत आ रही है, उसी ने सासू माँ के कान भरे होंगे, वरना सासू माँ और ससुर जी तो बाबू को हाथों हाथ लेते हैं। अरे तुम रहने दो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं भी कमरे से बाहर निकलने की। मैं माँ से बात करता हूँ। सास के कहने पर संगीता जब कमरे से बाहर नहीं आती तो, सोनम बहू, अब दिन का खाना संगीता बनाएगी, तो कमरे में जाकर आराम कर, सुबह से काम कर रही है। पर माँ जी वो कैसे बनाएंगी, वो तो बाबू के साथ। अरे बाबू के साथ सोना ही तो है, बगल में मैं लेट जाऊंगी, मैंने भी बहुत बच्चे पाले हैं, ठीक है। आप जैसे सही समझे माँ जी, अगर दीदी मान जाती है तो मैं कमरे में चली जाती हूँ। वैसे खाना बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कितना काम करती है तू पगली, और क्यों करती है इतना काम। तेरा मन नहीं करता कि तू भी आराम करे, कोई तेरी भी सेवा करे। माँ जी मेरी सेवा कोई क्यों करेगा, मुझे कौन सी औलाद है। सोनम दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, मेरी बहू बहुत सीधी है, आप उस पर अपनी कृपा बरसा दीजिए।
उसे भी एक औलाद दे दीजिए। आखिर हर माँ की कोख भरी रहनी चाहिए। सास प्रार्थना करके संगीता को आवाज देती है, लेकिन इस बात से अनजान संगीता कि सास उसे घर के काम में लगाने वाली है, वो तो दिमाग में कुछ और ही प्लान बना रही थी। सोना चांदी तो बहुत हड़प लिया इन लोगों से, अब प्रॉपर्टी हड़पी जाए। अगर ससुर जी ये पूरी प्रॉपर्टी 2 भाइयों में बांट देंगे तो मेरा क्या होगा, जबकि ये सारा घर मेरे बाबू का बनता है। पूरा का पूरा घर मुझे बाबू के नाम करवाना होगा, तभी मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। तभी सास की आवाज आती है, संगीता बहू, ओ संगीता बहू। पर संगीता तो अपने कमरे से टस से मस नहीं होती। सास को हार कर कमरे में आना पड़ता है। संगीता, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ थी? माँ जी यहीं तो बैठी हूँ। मुझे आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन आपकी आवाज से ना बाबू हिलने लग गया था। अब कहीं मैं बाहर आ जाती और ये नीचे गिर जाता तो दिक्कत हो जाती ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चल मैं यहाँ बैठी हूँ, तू जरा दिन का खाना बना ले। आराम से बैठी बहू दिन का खाना बनाने की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। कैसी बात कर रही है माँ जी, खाना और मैं, मुझसे कहाँ खाना बनेगा? वैसे भी अभी ना बाबू को दूध पिलाने का टाइम हो रहा है। तो बोतल से दूध पिलाती है ना तू उसे, मैं उसे दे दूंगी। जा तो ना जल्दी से खाना चढ़ा दे। नहीं 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 माँ जी, आज नहीं, कल से खाना बनाऊंगी। आज तो बस मुझे आराम करने दीजिए, रात भर बाबू जगा था। सास क्या बोलती, वहां से चली जाती है। वहीं संगीता मन में सोचती है, अब समय आ गया है कि घर का बंटवारा हो जाए, नहीं तो इतने सारे लोगों का खाना बनाना मेरे बस की तो बात है नहीं। सोनिया जी, संगीता बहू तो आज खाना बनाने के मूड में नहीं है, क्या करे? वो कह रही है खाना कल से बनाएगी। तो सोनम बहू को बोल दो, वो बना लेगी, वैसे भी वही तो बनाती है रोज। बात तो सही है, लेकिन उसको तो मैंने आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया है। तो एक काम करो, आज खाना मैं और तुम दोनों मिलकर बनाते हैं, दोनों बहुओं के कमरे में खाना देता। वैसे भी संगीता को तो रोज खाना जाता ही है, आज सोनम को भी उसके कमरे में खाना मिल जाएगा तो उसे भी आराम मिलेगा। सास को ससुर की बात ठीक लगती है और खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाने के बाद सास पहले संगीता के कमरे में जाती है, फिर सोनम के पास। सोनम बहू खाना ले लो। सोनम बहू, सोनम। सास कई बार सोनम को आवाज देती है, लेकिन वो नहीं उठती। सास जाकर सोनम को हिलाती है। अरे क्या हुआ सोनम, सो गई क्या? आप कब आई? मुझे आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी। सोनम जैसे ही उठती है वैसे ही चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे अरे संभाल बेटा, क्या हो गया? अरे सुनते हैं जी, ये देखिए तो सोनम को क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाइए, उसे लगता है चक्कर आ रहे हैं। माँ जी मुझे बहुत जोर का चक्कर आ रहा है, मैं लेट जाऊं? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, लेट जा। डॉक्टर आता है, सोनम को देखता है और फिर, बधाई हो, आप दादी बनने वाली है। सास तो ये सुनकर खुश हो जाती है, सोनम भी बहुत खुश होती है। देखा, भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारी सोनम बहू के बच्चे की किलकारी इस घर में गूंजने वाली है। माँ, सोनम को बच्चा नहीं हो रहा था तो बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अब देखो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हाँ बेटा, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती थी। आपकी ही प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली है माँ जी। अगले दिन, अरे सोनम, इतनी सुबह उठकर चाय बनाने की क्या जरूरत थी, जा अब तो आराम कर। अरे माँ जी अभी तो ठीक लग रहा है, अगर कोई परेशानी होगी तो आराम करने लग जाऊंगी। संगीता भाभी को भी चाय दे आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसका कमरा ऊपर है तो सीढ़ियां कैसे चढ़ोगी, मैं आवाज देता हूँ। संगीता बेटा अपनी चाय लेकर जाओ। नहीं पापा जी, मैं सीढ़ियां नहीं उतर सकती, वो क्या है ना, बाबू के कारण परेशानी होती है। इसके तो नाटक ही खत्म नहीं होते, लेकिन अब इसके नाटक कोई नहीं सहेगा। ठीक है दीदी, मैं ऊपर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। देखो संगीता, अब सोनम बहू भी पेट से है, तो चाय पीनी है तो नीचे आ जाओ, नहीं तो रहने दो। संगीता को भी गुस्सा आता है, वो बिना चाय पिए रह जाती है। फिर दिन में, क्या बात है, ना आज सूप कमरे में आया ना ही खाना, आवाज देनी पड़ेगी। सोनम, ओ सोनम कहाँ हो? वो कमरे में है, बोलो। आज सूप जूस कुछ आया नहीं कमरे में, खाने का वक्त हो रहा है। सूप बना लो नीचे आकर, और सोनम को भी दे देना। वैसे खाना तो बना है लेकिन कमरे में देने वाला कोई नहीं है, देख लो कैसे मैनेज करोगी। संगीता तो गुस्से से पागल हो जाती है, वो अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ देख रही हो आप,
ये सोनम जब से पता चला ना पेट से, मेरे घर में तो मेरी हालत धोबी के गधे जैसी हो गई है। तो अब इन लोगों से घर बाबू के नाम करवा ले, क्योंकि जो बच्चा अभी आया नहीं उसके इतने नखरे झेल रहे हैं ये लोग। तो सोचो अगर आ जाएगा दुनिया में तो क्या हाल होगा तेरा। सही बोल रही है माँ, आज ही बात करती हूँ। संगीता शाम को नीचे आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पापा जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये घर मेरे बेटे का है, वो बड़ा है तो पूरा घर उसी को मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई, कैसी बात कर रही हो? अभी तो ये बच्चा बहुत छोटा है और वैसे भी बाप दादाओं का मकान बच्चों में बराबर हिस्से में बंटता है। ये मकान मेरे दोनों बेटों का होगा। ऐसे कैसे? बड़े बेटे को वही मिले जो छोटे को, जिम्मेदारी तो बड़े ने उठाई। मेरी आज तक पेंशन आ रही है, मैं किसी भी बच्चे पर निर्भर नहीं हूँ। और अब तो सोनम बहू को भी बच्चा होने वाला है, तो घर का हिस्सा तो बराबर ही होगा। बिल्कुल नहीं होगा, सारा घर मुझे चाहिए। संगीता की सारी बात उसका पति सुन लेता है। इतने दिनों से तुम्हारी हरकत देख रहा हूँ। अरे पहले तो तुमने मेरी माँ और भाभी को नौकर बना दिया, और क्या अब हम सबको सड़क पर लाओगी? ये घर पापा का है, वो चाहे किसी को भी दे। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं तो हम लोगों के भले के लिए बात कर रही हूँ ना। रोहन, अच्छा होगा कि तुम अपनी बीवी बच्चे को लेकर घर छोड़ दो। वैसे भी ना तो ये बाबू से हम लोगों को खेलने देती है और ना ही घर का कोई काम करती है, ऊपर से बंटवारे की बात। पर पापा बाहर का किराया वो तुम और तुम्हारी बीवी समझे। संगीता देखती है कि बच्चे को देखकर भी अब ये लोग उसे घर में रहने नहीं देंगे, तो वो समझ जाती है कि भलाई झुकने में ही है, नहीं तो किराए के नाम पर हर महीने हजारों रुपए कहाँ से आएंगे। नहीं नहीं, हम लोगों को बाहर मत निकालिए घर से। अब आई ना रास्ते पर। अब से तुम घर का सारा काम करोगी और बाबू को सबके साथ खेलने दोगी। बोलो, है ये शर्त मंजूर? जी मंजूर है, मुझे माफ कर दीजिए। विमला दीदी एक बात पूछूं? पूछो, लेकिन पहले आवाज नीचे रखो। यहाँ कोई तमाशा मत करना। तमाशा तो आप रोज करती हैं। सासू माँ को मेरे खिलाफ जो भड़काती हैं वो तमाशा नहीं होता क्या? ओहो, फिर शुरू हो गई तू। मैं भड़काती हूँ? खुद कभी आईना देखा है? मैंने अगर आईना देखा होता तो आपकी चालाकियों से बच जाती। हर बार सासू माँ को मेरे काम में नुक्स निकालना आप ही तो सिखाती हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर वक्त तुम्हारे पीछे साजिश रचूं। तुम खुद ही इतनी नालायक हो, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नालायक? देखिए दीदी, ज्यादा मत बोलिए, मैं चुप नहीं रहूंगी। आप समझती क्या है खुद को? जो तुम समझ नहीं सकती वही हूँ मैं। घर की बड़ी बहू हूँ, तुमसे पहले आई हूँ और हर जिम्मेदारी मेरी है। लो, तो फिर हर शिकायत मेरी क्यों होती है? सासू माँ को क्यों लगता है कि मैं काम चोर हूँ? क्योंकि तुम हो। बस खाने के वक्त नजर आती हो, बाकी समय पता नहीं कहाँ गायब रहती हो। आपसे सीखो क्या, जो खुद सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है? देखो रोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो सासू माँ से बात करो, लेकिन मेरे घर आकर यूं ऊंची आवाज में मत बोलो। मैं तो बता कर आई हूँ सासू माँ को कि आपसे बात करनी है। और हाँ, ये आपका घर नहीं है, सबका है। सबका है तो फिर सबका सम्मान करना सीखो। सम्मान की बात आप करिए, जो पीठ पीछे बातें बनाकर आग लगाती है। और तुम जो हर बात बढ़ाकर तमाशा करती हो। बस बहुत हो गया। अब या तो ये सब बंद करिए मेरे पीछे साजिश करना, या मैं खुलकर सबके सामने बात करूंगी। कर लो, अब तक जो नहीं किया वो भी कर लो। मैं अभी देखती हूँ कौन किसका साथ देता है। ठीक है, देखते हैं, लेकिन अब की बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब हर बात का जवाब मिलेगा। तो सुन लो, मैं भी अब तुम्हारी कोई हरकत नहीं सहूंगी। सासू माँ को जो कहना है कहो, मैं भी उनके सामने सच्चाई रखूंगी। हाँ, अब तो मैं ही सामने रखूंगी सच्चाई, फिर देखती हूँ किसकी पोल खुलती है। चलो अच्छा है, कुछ तो साफ होगा इस घर में। जी हाँ, बहुत कुछ साफ होगा, और तब आप खुद देखिएगा कैसे नजर आती है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। जा रही हूँ, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हाँ, जितनी बार आओगी उतनी बार जवाब मिलेगा। विमला बैठो, बात करनी है तुमसे। जी माँ जी कहिए। देखो बेटा, ये रोज रोज की खींचतान है ना, अब बर्दाश्त से बाहर है। घर का माहौल बिगड़ चुका है। माँ जी आप तो जानती है कि मैंने तो हमेशा कोशिश की है सब संभालने की। जानती हूँ, लेकिन कोशिश सिर्फ एक की नहीं चलती ना। रोली भी मेरी बहू है और मैं उसे भी तो अलग नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी वो हमेशा मुझे ही दोषी ठहराती है। उसकी जबान, उसकी सोच बहुत कड़वी है। इसीलिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। मैं अब चाहती हूँ कि सबको एक बार फिर से मिला कर देखूं, एक नई जगह, एक नया माहौल। आप क्या सोच रही हैं माँ जी? मैं चाहती हूँ तुम लोग कुछ दिन मेरे साथ चलो, हमारे पुराने पुश्तैनी घर भोजपुर। भोजपुर? वहां?
हाँ वही, वो घर अब भी हमारा है, खुला पड़ा है। वहां ना कोई मोहल्ले की चुगली है, ना ये शहर की खींचतान, सिर्फ अपनापन होगा। लेकिन रोली, क्या वो मानेगी? मनवाना पड़ेगा। चलो अब तुम उठो, मैं रोली को भी बुलाती हूँ। रेखा जोर से रोली को आवाज लगाती है। रोली बहू, जरा यहाँ आओ। जी सासू माँ, बुलाया आपने? अब बैठो, बात करनी है। कुछ गलती हो गई क्या? अब कोई गलती नहीं, अब सिर्फ समाधान चाहिए। बहुत हो गया ये रोज रोज की तकरार। मैं तो कब से कह रही हूँ माँ जी की। अरे चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो। अब आगे मेरी ही चलेगी। जी। मैंने तय किया है कि तुम दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ सामान बांधो और मेरे साथ भोजपुर चलो। लेकिन माँ जी इतनी जल्दी? हाँ जल्दी, वरना ये घर अलग हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार यूं टूटे। माँ जी, पर भोजपुर में हम सब कैसे रहेंगे? वहां जगह की कमी नहीं है, घर बड़ा है, दिल बड़ा रखोगे तो सब ठीक रहेगा। और बाकी चीजें, काम, बच्चों की पढ़ाई, अरे छुट्टियां चल रही है और काम, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। घर बचाना है या ऑफिस जाना है? पर सासू माँ, क्या वहां सब कुछ संभलेगा? तुम दोनों ने अगर मन से कोशिश की तो हाँ, और नहीं की तो कहीं भी जाओ, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ठीक है माँ जी, मैं तो तैयार हूँ। अगर आप साथ हैं तो मैं भी चलने को तैयार हूँ। हाँ, बस यही सुनना था मुझे। अब जाकर अपने पतियों को कहो और सामान बांधो, परसों सुबह निकलना है। जी माँ जी, अभी बताती हूँ उत्कर्ष जी को। ये रास्ता तो बड़ा सुनसान है, यही है क्या वो हवेली? हाँ विमला, यही है। माँ ने बताया था, बचपन में यहीं रहते थे कुछ साल। अरे ये तो पूरा महल लग रहा है, इतनी बड़ी हवेली। हाँ रोली, पहले के जमाने में दादाजी का काफी नाम था इस इलाके में। लेकिन इसका दरवाजा कितना भारी है, किसी फिल्म जैसा लग रहा है। अरे खोलो तो सही, माँ ने चाबी दी थी ना। हाँ ये रही चाबी। हे भगवान, अंदर से तो और भी विशाल है ये क्या, दो दो आंगन, इतने सारे कमरे। हमारे लिए तो ये सब एक सपने जैसा है, बचपन की कुछ धुंधली यादें हैं बस। देखो ना रोली, दीवारों पे अभी भी पुरानी तस्वीरें टंगी है दादा दादी की। और ये कमरा देखो विमला दीदी, खिड़कियां कितनी बड़ी बड़ी है। उधर देखो झरोखा। अरे हाँ, ये तो जैसे रजवाड़ों के घर होते ना, वैसे ही लग रहा है। माँ ने बताया था कि एक जमाने में हमारे पास खेत, बगीचे, नौकर चाकर सब कुछ था, और हम यहाँ सोचते थे कि माँ जी बस पुरानी यादों में जीती है। ये तो सचमुच की हवेली है। दीदी जरा ये देखिए तो, सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही है, शायद और भी कमरे होंगे। चलो देखते हैं, पर धीरे धीरे, धूल बहुत है। माँ जी ने हमें कभी बताया ही नहीं कि हमारे पास ऐसा कुछ है, और हम दोनों तो बस आपस में लड़ते रहे। यहाँ देखो कितनी शांति है, कितनी ठंडी हवा है। हाँ, और यहाँ एक साथ रहने की जगह भी है, ना कोई पड़ोसी ताना देने वाला, ना कोई झगड़ा। लगता है माँ ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। और देखो, घर के पीछे बाग भी है, आम, जामुन, कटहल। चलिए फिर पहले थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, फिर माँ जी को फोन करते कि हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ, और माँ जी को धन्यवाद भी देना है, जो हमें इतना कुछ दिखाया जो हमें पता ही नहीं था। दीदी, लगता है हम यहाँ कुछ दिन अच्छे से बिता पाएंगे, शायद पुरानी बातें भूलकर। हाँ शायद, अगर हम सच में चाहे तो। ये कमरा तो बड़ा सुंदर है, इतनी बड़ी खिड़की, ठंडी हवा, मैं यहीं रहूंगी। तुझे किसने कह दिया कि तू इस कमरे में रहेगी? क्यों, अब तो बराबरी हो गई ना हमारी, और वैसे भी मैं पहले पहुंची थी। पहले आ गई तो क्या हुआ, मैं बड़ी हूँ, और ये हवेली भी हमारे पति के नाम पर है, तो हक तो मेरा बनता है। अरे दीदी, हवेली माँ जी के नाम पर है, उन्होंने हमें बुलाया है, तो जो जिस कमरे में जाना चाहे जा सकता है। देख रूली, मुझसे बहस मत कर, मैं कह रही हूँ मैं इसी कमरे में रहूंगी। और मैं कह रही हूँ मैं ये पसंद कर चुकी हूँ। तो ठीक है, माँ जी से पूछते हैं, वो जो कहेंगी वही मानूंगी। मुझे भी मंजूर है, चलिए फिर माँ जी के पास चलते हैं। दोनों बहुएं गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर जाती है। माँ जी, आप ये फैसला कीजिए, जेठानी जी कह रही कि वो बड़े कमरे में रहेगी। क्यों नहीं कहूंगी, मैं बड़ी हूँ और ये मेरा अधिकार है। अरे राम राम राम, अभी घर में आई हो और फिर से वही बहस। हवेली आए इसलिए है कि साथ रहे, और यहाँ शुरू हो गया कमरा युद्ध। माँ जी, मैंने बस पसंद कर लिया था, अब दीदी को बुरा लग गया। बुरा किससे लग रहा है? मुझे तो आदत हो गई है इसकी चालाकियों की। अरे ओ राम दुलारी बहनों, हवेली मकान नहीं है, एक मौका है सबको जोड़ने का, और तुम लोग इस मौके पर भी झगड़ रही हो। तो आप ही बोलिए माँ जी, कौन रहेगा उस कमरे में?
बड़ा कमरा है ना, तो बड़ा कमरा तो मैं लूंगी। आप? हाँ, मैं। और तुम दोनों मेरे पास वाले 2 छोटे कमरों में रहोगी, एक दाईं और एक बाईं और जो भी पहले सुबह उठेगी मुझे चाय देगी, उसका हक बड़ा वाला कमरा पाने पर सबसे पहले बनेगा अगली बार। तो अब हर सुबह की जंग भी तय। क्या नहीं, कम से कम तुम दोनों जल्दी उठना तो सीखोगी। माँ जी, लेकिन मैं। विमला, तुम बड़ी हो, तुम्हें और समझदारी दिखानी चाहिए थी। ठीक है माँ जी, मैं मानती हूँ। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, जब माँ जी पास में हो तो कमरे का क्या फर्क पड़ता है। बस यही सुनना चाहती थी मैं। चलो अब सामान रखो और रसोई में जाकर देखो, पुराने तंदूर ने अब तक धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है। चल, रसोई की लड़ाई तो अब साथ मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। बस झगड़ा मत करना, वरना तंदूर के पास मैं गर्मा गर्म आपका स्वागत भी कर दूंगी। दीदी, दीदी आप सुन रही हैं? हाँ सुन रही हूँ, क्या हुआ? ये अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं अपना बैग ढूंढ रही थी, शायद कमरे में छूट गया है। रुको, मेरे पास माचिस है, मोमबत्ती जलाती हूँ। आपको कैसे दिखा अंधेरे में? अरे आदत है रोली, बच्चों के साथ आधी रात को उठना पड़ता था, अब तो अंधेरे में भी रास्ते याद रहते हैं। लो, ये रही रोशनी, अब देख लो अपना बैग। थैंक यू दीदी। अरे ये रहा, बगल की पलंग पर ही रखा था। मैं बोलूं तो दिन भर कितनी चीजें इधर उधर रखती है। हाँ, ये ना आदत नहीं जाती मेरी, लेकिन अब यहाँ सब संभाल कर रखूंगी। अच्छा, मुझे अच्छा लगा सुनकर। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जब आपने मोमबत्ती जलाई ना, मुझे बचपन याद आ गया। क्यों, क्या हुआ था बचपन में? जब लाइट जाती थी तो माँ ऐसे ही माचिस ढूंढती थी, फिर हम सब एक कमरे में बैठते थे, बातें करते थे। हाँ, वो पल ना बहुत प्यारे होते थे। अब तो मोबाइल की रोशनी में लोग एक दूसरे को देखना भी भूल गए। दीदी, आज आपको देख कर ना अच्छा लगा। क्यों, पहले बुरा लगता था क्या? गुस्से में हाँ, लेकिन दिल से कभी नहीं। मैं तो बस शायद खुद को साबित करना चाहती थी। और मैं भी शायद इस डर में रहती थी कि कहीं तुम मेरी जगह ना ले लो। लेकिन दीदी, मैं तो कभी आपकी जगह लेना ही नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी आप मुझे अपना समझे। हाँ, शायद हम दोनों ही गलत फहमी में थे। अब अंधेरे में आप मुझ तक रोशनी लेकर आई, शायद अब हमारे रिश्ते में भी कुछ रोशनी आ जाए। काश ऐसा ही हो रोली, माँ जी की कोशिशें रंग लाए, यही चाहती हूँ मैं भी ना अब कोशिश करूंगी आपकी छोटी बहन बनकर रहने की। और मैं भी एक बड़ी बहन की तरह रहूंगी। चलो, अब ये मोमबत्ती तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। नहीं दीदी, आप साथ चलिए। क्यों? क्योंकि जब आप साथ रहती हैं तो अंधेरे से डर नहीं लगता। अरे बस भी करो रोली, कितना पंखा झूलोगी, खुद भी तो पसीने में भीगी जा रही हो। कोई बात नहीं दीदी, अब दिन भर काम में लगी रहती है, आज आपकी सेवा करने का मन हो रहा है। सेवा? तुम भी ना, अभी तक तो लड़ती रहती थी और अब ऐसे झल रही हो जैसे रानी माँ बैठी हो। कभी कभी रानी माँ को भी तो ठंडी हवा मिलनी चाहिए, और आप तो मेरी जिठानी है, बड़ी बहन जैसी। सच कहो, बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब। इतनी गर्मी में भी ना मन हल्का हो गया। गर्मी तो है दीदी, ऊपर से लाइट भी नहीं है। अब तो पंखा भी भगवान भरोसे। हाँ, शहर में तो लाइट जाते ही इन्वर्टर चल पड़ता था, यहाँ तो मोमबत्ती और हाथ वाला पंखा। लेकिन शहर में इतना सुकून भी कहाँ था, वहाँ लाइट तो थी लेकिन दिलों में अंधेरा। अरे वाह, क्या बात कहती तुमने। दिल से निकली बात है दीदी। जब आपसे लड़ती थी तब लगता था शायद हम कभी ठीक नहीं होंगे, पर अब तो बस अच्छा लगता है। सच कहूँ रोली, जब तुमने कल रात मुझसे वो सब कहा था ना कि आप साथ है तो अंधेरा भी अच्छा लगता है, वो सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। मैंने दिल से कहा था दीदी, आप हमेशा से मेरे लिए खास रही हैं, बस मैं जताने का तरीका नहीं जानती थी। हम दोनों ही शायद अपने अपने डर में घिरी थी। अब जब साथ बैठे हैं तो ये गर्मी भी अच्छी लग रही है। दीदी, अगर हम दोनों मिलकर रहे ना तो चाहे लाइट ना हो लेकिन घर तो रोशन ही रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। और ये हवेली, इसे फिर से जीता जागता घर बना सकते हैं हम। तो तय रहा, अब से हम दोनों एक टीम है। हाँ, एक टीम, और टीम में कोई किसी से ऊपर नहीं होता। दीदी, आप भी थोड़ा पंखा चलो ना, मेरा हाथ थक गया है। अरे ला दो इधर, अब मैं जलती हूँ, और तुझे एक गिलास ठंडा पानी भी देती हूँ। दीदी, आप ना सच में बड़ी बहन लगती हैं। और तू छोटी बहन जो बहुत प्यारी है लेकिन कभी कभी बहुत सताती है। अब नहीं सताऊंगी दीदी, अब सिर्फ साथ निभाऊंगी। राहुल, उत्कर्ष, जरा दोनों अंदर आओ, कुछ दिखाना है तुम लोगों को। माँ, अब क्या दिखाने वाली हो, सुबह से तो पूरा घर देख चुके हैं।
हाँ माँ, अब तो कमरे भी साफ हो चुके हैं। अब बैठिए, हम चाय बना कर लाते हैं। चाय बाद में, पहले मेरी मेहनत का नतीजा देख लो। मेहनत? हाँ बेटा, सालों की मेहनत। आओ आंगन में चलो। आंगन में दोनों बहुएं बैठी होती हैं एक दूसरे के पास हंसती हुई। दीदी ये आम का अचार देखिए कितना खट्टा है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। पहले कितनी खट्टी बनती थी। दीदी अब तो मीठी हो गई हो ना। बहुत मीठी। इतनी क्या, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। देखा बेटा। माँ, ये क्या हो रहा है? रोली और भाभी साथ में हंसते हुए। हाँ, और बिना झगड़े के। आप बोलो। माँ, आपने कर दिखाया, पर कैसे? प्यार से बेटा, प्यार से। जब शहर में अलग रहने से मन भी अलग हो जाए, तो मैंने सोचा एक जगह ले चलो जहाँ सब साथ हो, बिना मोबाइल, बिना पड़ोसियों के जहर भरे शब्द, बस हम। माँ, अब तो चुपचाप जादूगर निकली। जादू नहीं बेटा, माँ का अनुभव। मैंने देखा था रोली और विमला दोनों अंदर से अकेली हो गई थी, बस एक दूसरे को अपना समझ नहीं पा रही थी। और आपने सब कुछ समझ लिया। और अब देखो कैसे रोली विमला के लिए पंखा जल रही थी और विमला उसे ठंडा पानी दे रही थी। माँ, हम तो समझते थे कि आप सिर्फ पुरानी बातें दोहराती है, लेकिन आप तो सबका भविष्य बदल गई। माँ, सच में आप पर गर्व है। ये काम तो हम कभी नहीं कर पाते। बेटा, घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, रिश्तों से बनता है, और रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी पुराने घर ही काम आते हैं। माँ, अब तो यही लगता है कि हम हमेशा यहीं रहे। यही तो चाहती हूँ बेटा। अब अगर बहुएं साथ है तो यह हवेली भी फिर से घर बन जाएगी। माँ, चलिए आज रात सब मिलकर आंगन में खाना खाते हैं, बिना किसी तनाव के। और बहुओं से कहिए आज आप रानी होंगी, हम सब आपकी सेवा करेंगे। नहीं बेटा, आज मेरी असली सेवा हो गई है, जब मैंने अपनी बहुओं को बहन बना दिया। रोली, विमला, जरा बैठो मेरे पास। जी माँ जी, कहिए। हाँ सासू माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं हूँ, भावुक हूँ। दिल से बहुत हल्का महसूस हो रहा है आज। क्यों माँ जी? क्योंकि मैंने वो कर दिखाया जो शायद शहर में कभी नहीं हो पाता। तुम दोनों को एक साथ बैठा देख कर लगता है कि मेरी तपस्या सफल हो गई। माँ जी। नहीं बहू, बोलने दे आज मुझे। जब तुम दोनों आपस में लड़ती थी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर टूटता था। मैं सोचती थी क्या ये वही घर है जहां मैंने अपने बच्चों को साथ खेलते देखा था। माँ जी, आपने हमें समझाया, सही राह दिखाई, और आज देखो मेरी दोनों बहुएं एक दूसरे की बहन बन गई। माँ जी, सच में आपने कमाल कर दिया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हवेली की गर्मी में इतना अपनापन मिलेगा। यही तो मेरा सपना था। यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, रिश्तों की नींव है। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बिटिया। अब जब सब ठीक हो गया है, आप इस हवेली को बेचने का सोच रही हैं क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी जब से आए हैं तब से ये सोच रहे हैं कि अगर ये हवेली बिके तो एक अच्छी जमीन ली जा सकती है, अपना एक छोटा सा फार्म हाउस जैसा। हाँ माँ जी, शहर से थोड़ा दूर, लेकिन अपनी जमीन जहाँ हम अपना घर जैसा कुछ बनवा सके। तो तुम दोनों की दोस्ती, ये मिलना सब इसलिए था? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए। हमने सच में कोशिश की है एक होने की, पर साथ ही हमने सोचा कि भविष्य की प्लानिंग भी हो जाए। माँ जी, आप खुद तो कहती हैं ये हवेली सालों से वीरान थी। अब अगर ये बिक जाए तो हम लोग चार मिलकर कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन ये घर, ये दीवारें, ये आंगन, सब कुछ तो हमारी पहचान है। माँ जी, पहचान दिल में होती है, जगह तो बस एक ठिकाना होती है। अब अगर हम साथ में हैं तो कहीं भी घर बन जाएगा। और आप ही ने तो कहा था माँ जी, अब जब हम एक हो गए हैं तो कुछ भी मुमकिन है। तो तुम दोनों जमीन देख रही थी? हाँ माँ जी, उत्कर्ष और राहुल ने कुछ प्लॉट देखे हैं। जैसे ही हवेली बिके हम अगला कदम उठाएंगे। माँ जी, नाराज मत होइए, ये हवेली आपकी थी, आपकी ही रहेगी। हम तो बस सुझाव दे रहे थे। अगर आप मना करेंगी तो बात यहीं खत्म, लेकिन हाँ, एक बार सोचिएगा जरूर।